कीन्स ने कहा अर्थव्यवस्था को अगर 1929 जैसी जो महामंदी थी, जो महा आर्थिक मंदी थी, उस स्थिति से अगर बचाना है तो अर्थव्यवस्था को संतुलन स्तर पर बनाए रखना आवश्यक है। तो वो संतुलन स्तर कौन सा होता है, किस बिंदु पर अर्थव्यवस्था का संतुलन आय या संतुलन रोजगार का निर्धारण होता है, कौन सी बिंदु होती है जहाँ पर रोजगार हम कहते हैं कि 100% लेवल पर है, कौन सी बिंदु है हम कहते हैं अर्थव्यवस्था एक संतुलित आय स्तर पर हो गया, कौन सी बिंदु है जहाँ पर कहेंगे संतुलन उत्पादन स्तर हो गया। तो संतुलन आय, संतुलन उत्पादन, संतुलन रोजगार, ये तीनों ही एक ही स्थिति को बताता है। एक ही वो बिंदु होता है जहाँ पर ये तीनों को हम कहते हैं कि संतुलन स्तर हो गया। और ये कीन्स का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, क्योंकि कीन्स ने जो पूरी विधियाँ बताई, सारे सिद्धांत बताए, वो इसलिए बताए ताकि अर्थव्यवस्था को संतुलन स्तर पर रखा जाए। यहाँ की प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, या कोई बड़े बड़े देश हो, छोटे देश हो, हर कोई अर्थव्यवस्था ये चाहती है कि अर्थव्यवस्था एक बैलेंस पोजीशन पे बना रहे। बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस ना आना चाहिए, महंगाई नहीं आनी चाहिए, मंदी नहीं आनी चाहिए, और इसके लिए अर्थव्यवस्था को बनाए रखना पड़ेगा। क्योंकि और ये लेवल बहुत ही ज़्यादा क्रूसियल होता है। एक्चुअली में कोई हासिल कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, लेकिन वो बनता कैसे है, वो पोजीशन कौन सा होता है, उसके बारे में बताएंगे। ये पूरा का पूरा कीन्स ने अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटेंशन मनी में एक्सप्लेन किया। और उन्होंने कहा कि इस बिंदु को निर्धारित करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रभावी मांग। प्रभावी मांग ही वो बिंदु है जहाँ पे संतुलन आय स्तर का निर्धारण होता है। मतलब एक ऐसा बिंदु जो अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख अंगों सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती हैं। ये प्रोफेसर कीन्स का, जीएम कीन्स का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी थ्योरी रहा है, जो कि उन्होंने अपनी बुक में लिखी थी। और बुक प्रकाशित हुआ था 1936 में। किसमें? 36 में। और इसी की बात प्रोफेसर जीएम कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना गया। प्रोफेसर कीन्स का ये जो सिद्धांत है प्रभावपूर्ण मांग या प्रभावी मांग की अवधारणा के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने कहा कि एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर होती है, जिससे आय, रोजगार या उत्पादन के संतुलन स्तर का निर्धारण होता है। तो सिंपली ये अल्प अवधि में, क्योंकि ये जो पोजीशन है अल्प अवधि की बात करते हैं, क्योंकि दीर्घ अवधि में तो हम बहुत कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, हम परेशानियों में बच सकते हैं, लेकिन अल्पकाल में, किस काल में? अल्पकाल वर्ड जुड़ना पड़ेगा कि अल्पकाल वो समय होता है जहाँ पर हम हमारे पास अवेलेबल तकनीक को परिवर्तित नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही चलने देते, केवल मांग में परिवर्तन हो सकता है, पूर्ति में नहीं हो सकती। तो एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो सामूहिक पूर्ति है और सामूहिक मांग होता है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। जब ये आपस में बराबर होते हैं तो उसी बिंदु को क्या बोलते हैं हम? संतुलन स्तर बोलते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था की जो सामूहिक मांग, सभी व्यक्तियों की मांग और सभी व्यक्तियों की गई कुल पूर्ति जिस बिंदु पर आपस में बराबर होगा, मतलब जितने लोग काम करने के लिए खड़े हैं उतने सभी लोगों को काम मिल गया, मतलब जितना उत्पादन किया गया है सारा उत्पादन बिक गया, उसी बिंदु को संतुलन आय स्तर के नाम से जाना जाता है। और ये वही स्तर होता है संतुलन आय स्तर। उसी स्तर पर अर्थव्यवस्था की जितनी भी सेविंग है, यानी कि अर्थव्यवस्था की जितनी भी बचत है, सभी बचत को निवेश के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। एक ऐसा बिंदु जहाँ पर बचत और निवेश आपस में बराबर हो जाता है। इतना बचत हो गया, ये निवेश है, जब दोनों ही बराबर हो जाते हैं उस बिंदु को संतुलन स्तर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो बिंदु है, सामूहिक मांग जब सामूहिक पूर्ति के बराबर हो और बचत जब निवेश के बराबर हो। तो दो प्रमुख व्याख्यात्मक रूप से इसको समझ सकते हैं संतुलन स्तर को। अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख अवधारणाएं संतुलन स्तर को समझने के लिए, एक है सामूहिक पूर्ति और सामूहिक मांग का दृष्टिकोण, दैट इज नोन एज एडी और एएस अप्रोच। दूसरा होता है बचत तथा विनियोग दृष्टिकोण, यानी कि एस और आई अप्रोच। इन दोनों अप्रोचों को पढ़ना है अलग अलग तरीके से अलग। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सामूहिक पूर्ति और सामूहिक मांग अगर बराबर है तो। इसको प्रोफेसर कीन्स का प्रभावी मांग का सिद्धांत कहते हैं। और प्रोफेसर कीन्स ने समझाया है कि जब अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय रोजगार के उसी स्तर पर संतुलन होगा जहाँ पर अर्थव्यवस्था का सामूहिक मांग और अर्थव्यवस्था का सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर हो। इस प्रकार से एक ऐसा बिंदु जहाँ पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति बराबर हो, उसी को इस संतुलन आय स्तर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल को थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में दिहाड़ी है 500,
ठीक है। और 500 रुपये की दिहाड़ी में कितने 100 मजदूर काम करने के लिए खड़े हैं। कितने मजदूर 100 मजदूर काम करने के लिए खड़े हैं, मतलब 100 मजदूरों की सप्लाई हो रही है। अब हमें देखना ये है कि अर्थव्यवस्था में मजदूरों की डिमांड कितनी है, एग्रीगेट डिमांड कितनी है मजदूरों की डिमांड, कि जो काम देने वाले हैं वो 500 रुपये की दिहाड़ी में क्या सबको, अगर सबको काम मिल जाता है 100 के 100 लोगों को, मतलब काम करने वाले और काम देने वाले दोनों की संख्या समान है और वो भी 500 रुपये की बेस रेट पे, तो एक निश्चित आय स्तर पर जब एडी और एस बराबर हो जाता है उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, संतुलन रोजगार स्तर। क्या होते हैं, संतुलन। और ये संतुलन आय स्तर, इस आय पर पूर्ति और मांग दोनों आपस में बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में, ठीक है, एक प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर 100 यूनिट माल को प्रोड्यूस करता है और मार्केट में सप्लाई करता है और 100 के 100 यूनिट उसका मार्केट में क्या हो जाता है, सेल हो जाता है। मतलब ये संतुलन आय स्तर है कि उस कीमत पर, उस प्राइस पर वो 100 यूनिट बनाता है और 100 बिक भी जाता है, तो संतुलन स्तर हुआ। मतलब जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संतुलन आय स्तर के निर्धारण के लिए अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख घटक होते हैं, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, क्योंकि इन्हीं दोनों सब कुछ होता है। भाई आप खरीदोगे नहीं तो सामने वाले का बिकेगा नहीं, सामने वाले का बिकेगा नहीं तो फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं होगा, फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं होगा तो फैक्ट्री में किसी को काम पे रखा नहीं जाएगा। मतलब साफ एक ही चीज़ से सब कुछ जुड़ा हुआ होता है, सब कुछ आपस में लिंक्ड होता है। ये नहीं कह सकते प्रोड्यूसर काम नहीं कर रहा है। भाई प्रोड्यूसर काम तभी करेगा जब आप डिमांड करोगे, आपकी डिमांड पर ही उनकी सप्लाई, यार उनकी सप्लाई पर ही आपकी डिमांड है और उसी से आपकी इनकम जनरेट होता है। तो इस प्रकार से सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति ही अर्थव्यवस्था की जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं ना, मेन चीज़ वो होते हैं। तो इसमें सामूहिक मांग क्या है, सामूहिक मांग का मतलब होता है एक देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में वस्तु और सेवाओं की मांगी गई मात्रा है, वो वस्तु और सेवाओं पर कितना व्यय करते हैं, उन व्ययों का योग होता है। तो नॉर्मली जब हम सामूहिक मांग की करते हैं, लोग अपने आवश्यकता पर खर्च करने वाले पर व्यय करते हैं जिसको उपभोग व्यय कहते हैं, लोग वस्तुओं के उत्पादन के लिए व्यय करते हैं जिसको विनियोग कहते हैं। तो सामूहिक मांग बराबर होता है उपभोग प्लस निवेश। लोग या तो अपनी ज़रूरतें पर खर्च करेंगे या फिर निवेश के लिए खर्च करेंगे। इस प्रकार से जो मांग वक्र बनता है वो जीरो से थोड़ा सा ऊपर की ओर चढ़ता हुआ इस तरह से बनता है, जो कि सी और आई का टोटल होता है। जबकि जो सामूहिक पूर्ति होती है, एक अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादक हैं और सभी उत्पादक मिलके जितने भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उन उत्पादन का टोटल होता है सामूहिक पूर्ति। और सामूहिक पूर्ति हमेशा उस अर्थव्यवस्था के आय के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, आय स्तर के। सो वी कैन रेट कि सामूहिक पूर्ति के दो घटक होते हैं, एक उपभोग और दूसरा बचत। उपभोग कैसे, क्योंकि सामने वाला जो उपभोग करेगा वही आपकी आय होगी, वही उसी से आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जब ये सामूहिक पूर्ति वक्र बनाते हैं, वो नीचे से जीरो से, क्योंकि आय जीरो तो पूर्ति भी जीरो, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है इस प्रकार से। तो हम देख सकते हैं कि जब सामूहिक पूर्ति ऊपर बढ़ रहा है, सामूहिक मांग भी ऊपर चढ़ रहा है, तो एक ऐसा बिंदु जरूर आता है जहाँ पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर होती है। तो अर्थव्यवस्था में संतुलन स्तर बनाए रखने के लिए ये दोनों ही अपने अपने स्तर पर काम करते हैं, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। तो एग्जाम्पल के साथ समझिएगा कि इनकम बढ़ रही है तो मांग में भी वृद्धि हो रही है, पूर्ति भी बढ़ रही है। लेकिन एक ऐसा इनकम लेवल जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों ही आपस में बराबर हो। तो जिस इनकम लेवल पर मांग और पूर्ति बराबर होती है, तो इसी इनकम लेवल को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा संतुलन स्तर। कौन सा स्तर, संतुलन, क्योंकि यहाँ पर हमारा सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर है, जबकि इससे पहले हमारा सामूहिक मांग ज़्यादा था और सामूहिक पूर्ति कम, और इसके नीचे हमारा सामूहिक मांग कम है और सामूहिक पूर्ति कम है। चीज़ को अगर डायग्राम से गए, सामूहिक पूर्ति हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है इस तरह से। बाई पर जब सामूहिक मांग बनाएंगे तो ये शून्य बिंदु से थोड़ा सा ऊपर की ओर चढ़ता है यहाँ पर। तो जिस बिंदु पर ये दोनों बराबर हुई, ये वाला बिंदु, इसी को बोलेंगे क्या चीज़,
संतुलन स्तर, क्या बोलते हैं, संतुलन स्तर। और इसको बोलते हैं पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार मतलब साहब लो 300 रुपये की दिहाड़ी में 300 मजदूर काम करने के लिए खड़े हैं या 300 को काम मिल जाता है, मतलब इस स्तर पर आय और थोड़ी मांग और पूर्ति दोनों बराबर है। सो डैट वी कैन से डैट कि ये वाला पॉइंट जो है हमारा अर्थव्यवस्था का संतुलन स्तर है, जिसको संतुलन आय स्तर, संतुलन रोजगार स्तर या संतुलन उत्पादन स्तर के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखना ये डायग्राम के थ्रू। ये हो गया पहला। दूसरा होता है बचत और विनियोग दृष्टिकोण, SNI अप्रोच। हमें पता है कि हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि संतुलन स्तर, जब भी संतुलन होगा, अर्थव्यवस्था का संतुलन स्तर एक ऐसे बिंदु पर होता है कि जहाँ पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। राइट। तो सामूहिक मांग के दो घटक है, एक होता है उपभोग और एक होता है निवेश, दोनों का टोटल होता है सामूहिक मांग। वहीं पर सामूहिक पूर्ति की भी दो घटक है, एक है उपभोग व्यय और एक होता है बचत। ठीक है। अब ये इसका टोटल होता है, ये जब ये दोनों बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है C प्लस I और उपभोग बराबर उपभोग प्लस बचत होगा। यहाँ पर इसके द्वारा किया गया उपभोग इसके द्वारा किए गए आय के बराबर होती हैं, तो इसका मतलब होता है जब C और C बराबर होता है तो I और S भी आपस में बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर आपका बचत और निवेश बराबर क्या हो जाता है, बचत। जब निवेश और बचत आपस में बराबर होते हैं उसको अर्थव्यवस्था का संतुलन स्तर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्योंकि बचत और निवेश पूरी तरीके से सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति पर निर्भर होता है, तो जब वो बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आय स्तर जब 300 हो उस स्थिति में हमारा सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति बराबर होता है, और वहीं पर हमारा बचत और वहीं पर हमारा निवेश, क्योंकि निवेश अर्थव्यवस्था में कांस्टेंट होता है और इनकम के बढ़ने के साथ बचत बढ़ती चली जाती है। तो एक ऐसा बिंदु हो जहाँ पर बचत और निवेश आपस में बराबर हो। नॉर्मली बचत माइनस से जाता है ऊपर की ओर और निवेश हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो एक ऐसा बिंदु, ये वाला बिंदु, जहाँ पर हमारा बचत और निवेश आपस में बराबर हो, इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये हो गया हमारा संतुलन स्तर और ये हमारा पूर्ण रोजगार स्तर। ये अर्थव्यवस्था का संतुलन स्थिति को बताता है। ठीक है। ध्यान में रखना है, जब ये सब कुछ हो जाता है तो केवल यहीं से काम नहीं बनता, थोड़ी और बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, जैसे यहाँ पूछा गया है कि एक अर्थव्यवस्था के बारे में दी गई निम्नलिखित सूचना उसकी राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर और राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर पर बचत का प्रकलन कीजिए। मतलब आपको संतुलन आय निकालना है। क्या निकालना है, संतुलन आय यानी कि वाई निकालना है, साथ ही साथ उसी संतुलन स्तर पर बचत कितना है वो निकालना है। दो चीज़, और दोनों को निकालने के लिए हमारे पास गिवन है उपभोग फलन C इक्वल टू 200 प्लस 0.9y प्लस हमारे पास विनियोग व्यय दे रखा है, विनियोग व्यय यानी कि I गिवन है। ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखना, जब मैंने आपको MPC और MPS वाला चैप्टर पढ़ाया तब मैंने इसके बारे में बताया था कि उपभोग फलन का फार्मूला होता है, इक्वेशन होता है C बार प्लस B बाई। यहाँ पर जो C बार होता है इसको बोलते हैं स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त उपभोग। जो B होता है ये होता है हमारा MPC और जो Y होता है ये होता है आय। तो हमसे कहा गया है कि संतुलन आय स्तर, कौन सा, संतुलन स्तर, और संतुलन स्तर में हमेशा जो I इक्वल टू S होता है, इसका मतलब Y का फार्मूला होता है Y इक्वल टू C प्लस S, S की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो Y की वैल्यू हमें पता करना है, Y की वैल्यू पता करनी है। C हमारे पास दे रखा है 200 प्लस 0.9y प्लस I हमारे पास गिवन है कितना, 3000। कैलकुलेट करो इससे, ये Y उठ के यहाँ पर आ जाएगा, Y माइनस 0.9y इक्वल टू 200 और 300 ये हो गया 3200। 1y में से इसको माइनस कर दोगे 0.1y इक्वल टू 3200 और y इक्वल टू हो जाएगा 3200 अपॉन 0.1, 1 हटाया 0, तो कितना हो गया ये, तो आंसर हो गया हमारा इनकम स्तर कितना आ गया, 32,000। क्या हो गया, 32,000। जब इनकम 32 है और MPC कितना दे रखा है,
जब ये वाई है तो MPC हो गया 0.9, क्या हो गया 0.9। हमसे पूछा गया क्या चीज़, बचत निकालो, और बचत निकालने के लिए लिखो MPS, क्या होगा 1 माइनस MPC इक्वल टू 1 माइनस 0.9 इक्वल टू 0.1 हो गया। तो अगर हमारी इनकम दे रखा है कितना 32,000, तो बचत इक्वल टू कितना होगा 32,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इक्वल टू 3200, ठीक है ना। देखो ये कितना हो गया बचत 3200, ठीक है। कोई डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, कैसा भी आप तुरंत बताएंगे, आपका डाउट तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। ओवर, समझ में आ गया। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके।